भारतीय परंपरा में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफला क्रिया। यानी जहां महिलाओं का आदर और सम्मान होता है और उनकी आवश्यकताओं अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है, उस स्थान समाज और परिवार पर ईश्वर भी प्रसन्न रहते हैं। दूसरी ओर इसके विपरीत जहां ऐसा नहीं होता और उनके प्रति तिरस्कार वाला व्यवहार किया जाता है, वहां ईश्वरीय कृपा नहीं रहती और संपन्न किए गए कार्य सफल नहीं होते। 19 सितंबर को जब नए संसद भवन में पहला सत्र आयोजित किया गया तो विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन विधेयक यानी महिला आरक्षण बिल पेश किया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद महिला आरक्षण बिल बुधवार को लोकसभा में और गुरुवार को राज्यसभा में पास हो गया। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। The motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. A historic achievement. Congratulations. महिला आरक्षण बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज महिलाओं को न्याय मिल रहा है और आज हम इस लोकतंत्र के मंदिर में महिलाओं को उनका अधिकार देकर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास करके नारी शक्ति को वंदन कर रहे हैं। इसको पास करके भारत के प्रधान सेवक सच्चे कर्मयोगी साधक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की यात्रा में नया इतिहास रच रहे हैं। आइए जानते हैं महिला आरक्षण बिल, इसके इतिहास और इसके प्रभावों के बारे में। महिला आरक्षण बिल एक ऐसा बिल है जो लंबे समय से अधर में लटका हुआ था। ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। इस विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। विधेयक के पास हो जाने पर जनगणना के बाद अब परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की कवायद की जाएगी, क्योंकि परिसीमन में ही लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर सीमाएं तय की जाती हैं। हालांकि लागू हो जाने के बाद महिला आरक्षण केवल 15 साल के लिए वैध होगा, लेकिन इस अवधि को संसद आगे बढ़ा सकती है। सरकार की ओर से पेश विधेयक में कहा गया है कि परिसीमन की हर प्रक्रिया के बाद आरक्षित यानी रिजर्व सीटों का रोटेशन होगा। इसका विवरण संसद बाद में निर्धारित करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पारित होते ही महिलाओं के अधिकारों की एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा। नया अनुच्छेद 330A जो लोकसभा में 1/3 मातृशक्ति का आरक्षण करेगा, नया अनुच्छेद 332A जो राज्यों की विधानसभा में 1/3 मातृशक्ति का आरक्षण करेगा, और इसके साथ साथ SC और ST वर्ग के लिए जितनी भी सीटें रिजर्व है उसमें भी 1/3 सीटें मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ महिलाओं के
अधिकार की एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा। महिला आरक्षण बिल का इतिहास। पहली बार राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय सामने आया था। साल 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड को लिखे पत्र में महिला नेता सरोजिनी नायडू और बेगम शाहनवाज द्वारा नए संविधान में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त रूप से जारी आधिकारिक ज्ञापन प्रस्तुत किए गए थे। If you read aright the whole history of Indian civilization, you will realize that woman has been the very pivot of its culture, of it all its inspiration, and of all the embassies of peace that have gone abroad for many centuries to the uttermost parts of the world. साल 1988 में सिफारिश की गई कि महिलाओं को पंचायत स्तर से लेकर संसद के स्तर तक आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के ऐतिहासिक अधिनियम के मार्ग को आगे बढ़ाया, जो सभी राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं और इसके हर स्तर पर अध्यक्ष के पदों सहित शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का आदेश देती है। इन सीटों में भी 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल जैसे कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% तक के आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान किए हैं। 1996 में पटल पर रखे जाने से लेकर साल 2010 में राज्यसभा से पास होने तक महिला आरक्षण विधेयक कई बार सदन से पास नहीं हो सका। इसका सिलसिला 12 सितंबर 1996 से शुरू होता है, जब विरोध के कारण महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। इसी तरह 1999, 2003, 2004 और 2009 में बिल के पक्ष में माहौल नहीं बन सका, लिहाजा ये विधेयक पास नहीं हो सका। साल 2010 में 9 मार्च को राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया गया, लेकिन लोकसभा में कभी भी ये विधेयक पास नहीं हो सका और लिहाजा इस विधेयक को समाप्त कर दिया गया। इस समय 543 सीटों वाली लोकसभा में महिला सांसद लोकसभा के सदस्य संख्या की तकरीबन 15% हैं, जो आज तक के भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं दूसरी ओर 238 सीटों वाली राज्यसभा में राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या के 14% हैं। इसके अलावा अगर राज्य विधानसभाओं की बात की जाए तो राज्यों में महिला विधायकों की संख्या महज 14 से 10% के बीच है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर की संसदों में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 26% है। इस बिल की जरूरत क्यों? महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना प्रभावशाली योगदान दिया है, जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन यानी 1905 से 1908 के साथ शुरू हुआ था। इसमें महिलाओं ने राजनीतिक प्रदर्शनों का आयोजन, संसाधन को जुटाना और आंदोलनों में नेतृत्व की स्थिति संभाली थी। आजादी के बाद भारत के संविधान में यह निर्धारित किया है कि सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पुरुषों एवं महिलाओं के साथ समान व्यवहार करेंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में लगभग उतनी ही महिलाओं ने मतदान किया। ये राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसे क्वाइट रेवोल्यूशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट यानी आत्म सशक्तिकरण की शांत क्रांति कहा गया है। सरकार के कई आर्थिक सर्वेक्षणों में भी ये माना जाता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम है।
विभिन्न सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों ने गांवों में समाज के विकास और समग्र कल्याण में सराहनीय कार्य किया है। साथ ही उनमें से कई निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर काम भी करना चाहेंगी। इसके अलावा कई वैज्ञानिक प्रयोग ये साबित करते हैं कि महिलाओं में भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का गुण कहीं अधिक होता है, जो उनके फैसले लेने की शक्ति को बेहद प्रभावित करता है। इसके द्वारा वे समाज के हर एक वर्ग के लिए न केवल बेहतर तरीके से निर्णय लेने में सक्षम होंगी, बल्कि सभी के लिए बनाई जाने वाली नीतियों में शामिल होकर भी वे सभ्य और सुंदर समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा पाएंगी। संसद और विधानसभाओं के फैसले देश की आबादी को प्रभावित करते हैं और देश की दिशा और दशा तय करने में इनकी अहम भूमिका होती है। ऐसे में राष्ट्र की तकरीबन आधी आबादी यानी महिलाओं की ओर से इन फैसलों के निर्माण में अहम भूमिका होना बेहद जरूरी है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण की वजह से महिलाएं भी पुरुषों के बराबर के स्तर पर अपनी जगह बनाकर राष्ट्र के निर्माण में बराबर की भूमिका निभा पाएंगी। अतुल शाह, डीडी न्यूज।